अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक जाति प्रधान राज्य है और यहाँ हर बात, हर राजनीति जाति पर आकर खत्म होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर प्रतिपक्ष। दोनों के पास एक ही कार्ड है, जाति का कार्ड। लेकिन बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जातियाँ इन दिनों कठपुतली की तरह सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को नचा रही हैं। कैसे? तो आज डिबेट के जरिए यही तो जानना है। बहन भाइयों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि जातियों ने एक अलग किस्म का कोहराम मचा रखा है। जातियों का बोलबाला है और उत्तर प्रदेश में हर पॉलिटिकल पार्टी की ताकत और कमजोरी यही जातियां हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ब्राह्मण इनसे नाराज हैं, उनसे नाराज हैं, यहाँ बैठक कर रहे हैं, वहाँ बैठक कर रहे हैं, इनसे खफा हो गए, इनके साथ जाएंगे या अपना रास्ता देखेंगे, अपना मुस्तकबिल तय करेंगे। ये सब चर्चाएं जब चल ही रही थी, उसके बीच पिछड़े समाज की दो जातियों के बीच इन दिनों बड़ा राजनीतिक विग्रह चल रहा है। ये जातियाँ हैं लोध कम्युनिटी और कुर्मी कम्युनिटी। इनके बीच इस वक्त राजनीतिक तनाव चल रहा है। कारण है दो बड़े नेता। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही इनसे परेशान नहीं है, इनसे मतलब जाति की राजनीति से। समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी कमोबेश इसी दशा से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी तो खैर, उनका कहना हम जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन जातियां न होने से कांग्रेस की आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बड़ी दुर्दशा है। ताज़ा मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पटेल बुंदेलखंड के एक दौरे में थे और वहाँ ब्रजभूषण राजपूत बीजेपी के ही एमएलए ने उनका रास्ता रोक लिया। स्वतंत्र देव सिंह पटेल कुर्मी समाज से हैं और ब्रजभूषण और उनकी फैमिली लोध कम्युनिटी से, वो लोध राजपूत हैं। तो ब्रजभूषण ने उनका रास्ता रोक लिया। ये बात कुर्मी समाज को बहुत गहरे हर्ट कर गई। लेकिन जब कार्रवाई की बात शुरू हुई तो अचानक से पूरी लोध कम्युनिटी फुली पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट भी कोई छोटा मोटा नहीं हुई। कल लखनऊ में लोधों ने अपनी ताकत दिखाई, और छोटी मोटी ताकत नहीं, लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक के जितने भी लोध प्रभावशाली लीडर थे सब इकट्ठा हुए और एकदम साफ संदेश दिया गया कि सत्ता में अब सिर्फ भागीदारी नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। और इस घटना को लेकर तो कुछ बोले नहीं वो लोग, लेकिन जितने आक्रामक तरीके से कल लोधों ने विश्वेश्वरैया हाल लखनऊ में अपनी ताकत का खुलेआम प्रदर्शन किया, उससे भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा, हालांकि कार्यक्रम बीजेपी का ही अप्रत्यक्ष रूप से था, लेकिन बीजेपी के लिए एक राजनीतिक चेतावनी भी दे गया। लोध कम्युनिटी में कल्याण सिंह कभी उनके बड़े ही गर्वित नेता थे। उसके बाद से लोधों के पास उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व करने लायक क्षमता नहीं रही, थोड़े कमज़ोर पड़े। लेकिन उस कमजोरी को अब वो ताकत में बदलना चाहते हैं। इसीलिए चाहे भले ही कितने विपरीत विचारधारा के रहे हों, कल सब इकट्ठा हुए और ब्रजभूषण राजपूत को नैतिक रूप से सपोर्ट किया गया कि उनके साथ ज्यादती हुई तो समाज चुप नहीं बैठेगा। ये चेतावनी किसको? बीजेपी के ही अप्रत्यक्ष मंच से बीजेपी को ही चेतावनी दी गई। तो उधर कुर्मियों ने भी कोहराम मचा रखा है, वो भी शांत नहीं बैठे हैं और उन्होंने स्वतंत्र देव पटेल के अपमान को अपने कम्युनिटी के स्वाभिमान के साथ जोड़ा है और कहा है कि अगर समय आने पर उनका भी शक्ति प्रदर्शन होगा। वैसे कल सुना था कि लखनऊ में कुर्मियों का कोई एक बड़ा जुटाव होने जा रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर शायद उस जुटान को फिलहाल के लिए रोक दिया गया। लेकिन कुर्मियों में जिस तरह से स्वतंत्र देव के प्रति आचरण दिखाया ब्रजभूषण राजपूत ने, इसको लेकर नाराजगी है, वो भी तब जब अध्यक्ष उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं का तात्पर्य 2027 के चुनाव के लिए बढ़ रहे हैं, जो प्रारंभिक महीनों में ही, जनवरी फरवरी में ही होना है। तो अब जातियों की गोलबंदी शुरू हो गई। कोई भी पार्टी इस वक्त ऐसी नहीं है जो थोड़ा सा भी जोखिम उठाने को तैयार हो। यूजीसी का मामला आया, बैकफुट पर बीजेपी को जाना पड़ा। हालांकि यूजीसी बिल वापस नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे लगाया, लेकिन जितने भयंकर तरीके से उसका प्रतिकार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के रोंगटे खड़े हो गए। और अब ये झंझट अलग से। तो उत्तर प्रदेश में आप कितना भी विकास किए हो, कैसा भी लॉ एंड ऑर्डर हो,
कुछ भी इन्वेस्टमेंट लाए हो, कुछ भी आपने किया हो, वो बातें बाद में होंगी। पहले जातियों के स्वाभिमान के मुद्दे को पॉलिटिकली सेटल किया जाएगा। संदेश यही है और आज की डिबेट भी यही है। कुछ बयान कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। भाजपा सारे जातियों को ठगना चाहती है। भाजपा ने नोटिस किसको इशू किया, किसको धमकाया? केवल ब्राह्मणों को। तो वहाँ सबको छूट है, खाली मतलब इनका असली चेहरा बाहर आता है कि सारे मीटिंग करे तो अच्छा है, ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए। ये छटपटाहट में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी जातियाँ, सभी जाति धर्म के लोग लामबंद है इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए। नोटिस दिया होगा तो नोटिस का जवाब विधायक जी देंगे, और गलती की होगी तो वरिष्ठ नेताओं से माफी मांगेंगे। अपने बुंदेलखंड में कहावत है ना, मूढ़धर के पांव पर। यदि गलती होगी तो मूढ़धर के पांव पड़ेगा, और नहीं होगी तो कहेगा मेरी गलती नहीं है, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। तो बहनों भाइयों, आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ख़ास तौर पर आज मैंने कांग्रेस की पार्टी के सीनियर लीडर और वर्तमान में विधायक वीरेंद्र चौधरी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रवीण कुमार लोधी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट हैं, और मैंने इनको ख़ास तौर पर आज आमंत्रित किया है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप कुमार वर्मा। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो संजय चौधरी जी, तो कल का ये जो कार्यक्रम था, लोधों ने जो अपनी ताकत दिखाई पॉलिटिकली, ये आपके संरक्षण में हुआ या फिर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम था? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक संगठन की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। समाज के लोग थे, और उस समाज के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी थे। तो ऐसा कार्यक्रम हुआ है, और ऐसे कार्यक्रम सामाजिक संगठनों के द्वारा होते रहते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। और जिस घटना का जिक्र हो रहा है वो एक स्थानीय विषय को लेकर हुई एक घटना थी, और उसमें कोई एक तरफ प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र जी थे, दूसरी तरफ वहाँ के स्थानीय विधायक थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ की स्थानीय समस्या को लेकर स्थानीय विधायक और उस विभाग के माननीय मंत्री के बीच की संवाद की स्थिति है। लेकिन इसे जातीय आधार पर दो जातियों के आमने सामने खड़े होने को लेकर कम से कम मैं स्वीकार नहीं करता। एक स्थानीय घटना है, और उसी घटना को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जातिगत वैमनस्यता के आधार पर हुई घटना है, और इसे हम उसी तरह स्वीकार करते हैं। और जो भी होगा, दोनों पार्टी के लोग हैं, पार्टी उस पर काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि दोनों से संवाद हुआ है। निश्चित रूप से अगर संवाद हुआ होता तो ये विवाद लखनऊ तक क्यों आता? संवाद हुआ हो तो एक भी नोटिस नहीं गई, और लोधों ने बल्कि आपको पॉलिटिकली एक चेतावनी वहाँ से जारी की, कार्रवाई किया तो परिणाम भुगतेंगे। नहीं, मुझको लगता है कि ऐसा कोई संदेश, क्योंकि पार्टी के ही वरिष्ठ मंत्री उसमें शामिल थे, ऐसा कोई वक्तव्य कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। अच्छा, ये पता है कि डिप्टी सीएम की पोस्ट मांगी है लोधों ने अपने लिए? ये तो स्वीकारेंगे ना? देखिए, या मैं इसके सबूत दूं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी जातिगत सम्मेलन, कोई भी सामाजिक सम्मेलन जब होता है तो अधिक अधिकार प्राप्ति के लिए राजनीतिक प्रयास होते हैं। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उस दिशा में हो सकता है, लेकिन इसे जातिगत तनाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती।
नहीं, अच्छा एक बताइए, वैसे तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की भी रोक है कि जातिगत सम्मेलन नहीं होंगे, लेकिन आप इस तरह के जातिगत सम्मेलन क्यों करवाते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि वो सामाजिक संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था जिसमें समाज के लोग थे, और उस समाज के लोग होने के नाते प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं विभिन्न दायित्वों पर हैं, वो भी उसमें शामिल हुए थे। सामाजिक संगठनों के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम था, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं था। अभी ब्राह्मण विधायक बैठे थे, तब तो उनकी छाती पर बैठ के आपने मुंह बंद कर दिया और सबको नोटिस दे दिया, और इधर इतने लोग इकट्ठा हुए और राजभवन के सामने इतना बड़ी चुनौती दी, उनको कह रहे हो कि आपने नहीं, वो सही किए हैं। मतलब ब्राह्मणों ने किया तो गलत किया, और लोध कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। देखिए, वो एक सामाजिक संगठन के द्वारा और यहाँ तो किया आपके हुआ विधायक कार्यक्रम थे। था, किया गया कार्यक्रम था, लेकिन इसमें विधायक जो थे उनके बारे में पार्टी ने अपनी राय रखी थी, और विधायकों का जातिगत आधार पर बैठना पार्टी ठीक नहीं मानती है, इसीलिए उस पर नोटिस जारी किया। पंकज चौधरी जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस दे सकें। लोध एक प्राउड कम्युनिटी है, वो आपका मुकाबला करेगी अगर आप नोटिस देंगे तो। देखिए, नोटिस उनको जारी हुआ है, ये जानकारी है, और नोटिस के बाद अभी आप उनके पिताजी का वक्तव्य दिखा रहे थे, उन्होंने मुझको लगता है कि जो समुचित जवाब दिया है वही इसका उत्तर होगा। पिताजी के ही जवाब को माने, उनका जवाब? हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि गलती होगी तो निश्चित रूप से वो उसका बहुत शुक्रिया आपका। मैं करेंगे। वीरेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक और बहुत सीनियर लीडर हैं और महाराजगंज से बिलोंग करते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बताइए कि ये क्या जातिगत आजकल मसले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आपकी पार्टी और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि ये लोध और कुर्मियों के बीच जो कुछ हुआ ये ठीक था, या इसको ईज डाउन होना चाहिए, या फिर आप ये मानते हैं कि किसी एक के साथ इसमें ज्यादती हुई, किसी एक का बहुत खास अपमान किया गया? सबसे पहले ब्रजेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके इस चैनल पे जो आपके दर्शक हैं उनका अभिवादन करते हुए। आप जान रहे हैं कि जिस तरह का एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा भारतीय जनता पार्टी बोएगी तो काटना भी तो उन्हीं को है ना। इस तरह के जातियों के संग्राम कहीं आप देख रहे हैं, जिस तरह का पिछले 2 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो किसी जाति का सम्मेलन हो, किसी जाति को नोटिस देना हो, किसी जाति में आपस में संघर्ष कराना हो, ये इन लोगों ने अपनी जैसे छिपे हुए एजेंडे बना रखा है, और वो आपस में संघर्ष करा के ये साबित करना चाहते हैं कि इस देश में एक बार नारा लगाते हैं कटोगे तो बटोगे, और फिर उन्हीं में संघर्ष करा रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी तो किसी जाति की राजनीति नहीं करती, हमारी पार्टी तो समावेशी राजनीति करती है। उनकी सोच हमेशा हर जातियों के लिए एक बराबर से होती है, और हम इस मामले में जो आप कह रहे हैं, ये मेरी अपनी राय है कि ये तो इनका अंदरूनी मामला है। कितने इनकी आपस की अब लड़ाइयाँ कहाँ अंदरूनी है सर, अब तो सड़क पर है। सड़क पे अब आ गया ना, लेकिन अभी तक तो इनका ये अंदरूनी मामला लग रहा था। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं विशेष रवैया हाल, या जो भी जातियों ने अपनी हुंकार भरी है, तो इनके लिए सरदर्द है। हम लोग तो उस जाति राजनीति से बाहर हैं। क्यों कुर्मी समाज में आज गजब की बेचैनी मैंने देखी। कल के उस कार्यक्रम में हर कुर्मी समाज के जितने भी लोग हैं सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कल की चेतावनी पहुंची है। नहीं, वो सही है कि एक हर जाति चर्चा है कि नहीं, सही सही बताना। ये हमारा- पार्टी के दलगत छोड़ दो, जाति पर आओ। अगर आप भी उस कम्युनिटी से, कुर्मी बिरादरी से बिलोंग करते हो, आप सही सही बताना, कसम खा के इस डिबेट में चर्चा है कि नहीं है। नहीं, देखिए राजनीतिक क्यों हंस रहे हैं भाई? संगठन, पूछवा रहे हैं जातिगत ना उनसे। संगठन नहीं, जातिगत संगठन जो है, हर जातियों के अपने जाति ये चर्चा है कि संगठन नहीं हैं। लोधों के सम्मेलन वाली? नहीं, सम्मेलन की चर्चा तो हम लोगों ने खुद सुनी, उसको मैंने खुद सुना है, ये हमसे बाहर नहीं है, हम देख रहे हैं। देख रहे हो ना? हाँ, हम देख रहे हैं वो और सम्मेलन पता है हुआ। हैदराबाद तक से आ गए थे, हाँ, ये भी पता है, ये भी पता है ना? ये भी पता है मुझे। मतलब टी राजा तक चल के आ गए। हाँ, मंत्री भी आए, कैबिनेट मंत्री आए, लेकिन इनका अपना मामला है ये भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए हमें उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। ये इनका अपना मामला। ये क्या संदेश गया इस सम्मेलन का? बताया नहीं आपसे कि आज वो जैसे पुराने ज़माने में मुझे लगता है कि कबीले हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी भी अब एक कबीलों की राजनीति, जैसे कुर्मी को अलग बना दो, लोध को अलग बना दो, पासी को अलग बना दो, एक कबीला वाली राजनीति पे आ गई आजकल भारतीय जनता पार्टी, और बहुत संगठनों को बना के कई कबीलों में बांटना चाहती है। और आप तो इतने पवित्र हैं कि आपने तो कभी कबीले की राजनीति नहीं की होगी।
नहीं, हम लोगों ने कभी हम लोगों ने जाति राजनीति जिस नहीं। पार्टी ने ढूंढ के पंकज चौधरी के खिलाफ वीरेंद्र चौधरी को उतारा हो, वो पार्टी कह रही है कि साहब हम तो जाति की राजनीति करते नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं, पवित्रता सीखनी है तो मैं कहता हूँ कांग्रेसियों से सीखो। कांग्रेस ने तो हमेशा कभी आप तो हमारे बहुत इस लोकप्रिय चैनल के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी जातिगत राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया है और हमेशा समावेशी राजनीति हर जातियों के बारे में, हर जातियों की भलाई के बारे में सोचा है। क्या कुर्मी समाज अपने को अपमानित महसूस कर रहा है? देखिए सही सही बताइएगा। देखिए, ये आपस की लड़ाई उनकी है और हम उसको जाति में नहीं ले आना चाहते हैं। निश्चित है, जो जैसा काट बोएगा वैसा काटेगा। आप देखिए, मंत्री का घेराव हो गया, मंत्री का घेराव उनका ही पार्टी का विधायक कर रहा है। अगर विपक्ष का विधायक करता तो समझ में आता कि अगर मैच होता तो मैं कहता 2-0 से लो धागे हैं। ये आप कह रहे हैं, देखिए ये आप कह रहे हैं। मैच होता तो 2-0 से कैसे? एक ग्राउंड की घटना सड़क वाली और दूसरा लखनऊ में आके ललकार गए, है कि नहीं 2-0 से आगे? नहीं, ये आप कह सकते। देखिए, मैं मेरा महसूस तो आप भी यही करते हो। नहीं, ये सही है कि उन लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और अब आगे तो इनको अपनी किस तरह से अपनी राजनीति को साबित करना है। जातीय संगठन तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कैसे किसको साधना है इनका तो आपका मन नहीं, आपसी लड़ाई है इनकी आपसी लड़ाई है ये। जी, कुर्मी जवाब देगा? ये कुर्मी ने तो हमेशा राजनीति में सही रास्ता दिखाया। आप तो अभी बात हम जैसा आप भी जानते हैं कि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की सोच, जिस तरह के इनको कुर्मी के प्रति जिससे उन्होंने काम किया, उसका 24 में रिजल्ट आया इंडिया गठबंधन के प्रति। अरे आप कहाँ हरा पाए पंकज चौधरी को? पंकज चौधरी को देखिए, मैंने महाराजगंज की उस सीट को, जिस सीट पे ये माना जाता था कि अपराजेय हैं, उनको हारते हारते मैंने ये सर्टिफिकेट उनके पास है। जनता तो मुझे ही जीता मानती है आज भी। आप पता कर लीजिए, 30,000 वोट से हारे हो आप, कैसी बात कर रहे हो? जनता आज भी मानती है कि उनकी सरकार थी, उनके हाथ में सर्टिफिकेट मिल गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने डॉक्टर आशुतोष वर्मा को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज बुलाया हुआ है। डॉक्टर वर्मा, बहुत शुक्रिया आपका। आपके व्हाट्सएप पे क्या संदेश आया है? नमस्कार। नहीं विजय जी, हमारे किसी व्हाट्सएप पे ऐसे कोई संदेश नहीं आए हैं। फंस गए और करे कोई संदेश? मैं तो देख रहा हूँ हाँ बोलिए डॉक्टर साहब प्लीज। कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जातियों में, ग्रुपों में, नेताओं में दिल्ली और लखनऊ में बटी है और प्रायः जब सरकार गिरती है तो इस तरीके के नए नए कारण बनते चले जा रहे हैं। आज परेशानी इस बात की नहीं है विजय जी कि किसी लोधी या किसी ब्राह्मण या किसी कुर्मी या किसी छत्री में आपस में फूट फुटअव्वल है। असल में भारतीय जनता पार्टी के 255 विधायक आपस में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक सरकार के अफसरों से लड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक की ज़मीनी स्तर नहीं रह गया है। वो लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। वो किस बात से जाएं और किस मुंह को लेके जाएं। विधायक को डर लगता है कि कहीं रात में कोई फ़ोन आ गया तो हम किसी अधिकारी से किसी की सिफारिश नहीं कर पाएंगे, किसी की गाड़ी नहीं छुड़वा पाएंगे, किसी को थाने में उसकी पैरवी नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ये व्यवस्था बनाई है और पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार अफसरों और पुलिस के माध्यम से चलाई है, उसकी यही नियति होनी थी। इसलिए ये जातियों में और उसका नाम दिया जा रहा है। असल में एक दूसरे के ऊपर सर फटौवल है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की इस समय बहुमत होने के बावजूद एक दूसरे का सामना करने को तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि बीजेपी ने कुर्मी समाज से एक ताकतवर नेता, एक कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर को अपना अध्यक्ष बना लिया, तो अब तो कुर्मियों को ज़्यादा इंसाफ मिलेगा और उनको हिस्सेदारी मिलेगी। मैं देख रहा हूँ कि खीरी में योगेश वर्मा भी बेचारे मार खाए बैठे हैं और यहाँ स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक लिया और लखनऊ में घुस के लोगों ने ललकार भी दिया। बात ये है, देखिए विजय जी, बात ये नहीं है। आज आप एक नॉर्मल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से, शायद संजय जी को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के ये चौथे कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं लगभग 80 या 90% कन्फर्म हूं कि चारों का नाम कोई नहीं बता पाएगा। ये स्थिति है। तो कहां से कुर्मी अपने आप को इनको जोड़ेगा और कौन सी कुर्मियों की ठेकेदारी लेते हैं?
कौन से इन्होंने काम कर दिया पिछड़े वर्ग समाज का? अरे तो आपने जब क्या कर दिया 69,000 की कुर्मियों के भर्तियों लिए? पे आरक्षण पे आघात लग रहा था तो कुर्मी ये सब कौन बैठे सा हुए थे। आपको इस नहीं, बार हम बता रहे हैं, 2024 में इस पे आपको आने जरूर मिला है, उसके नहीं, पहले हम आपकी कह रहे हैं हिस्ट्री कि- नहीं रही है। हम तो नहीं, हम बता रहे हैं ना, हम सिर्फ कुर्मी समाज की बात नहीं कर रहे, हम तो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, हम तो खुल के कहते हैं। बदल पलट गए ये, अभी तक ये कुर्मी कर 69,000 रहे की थे, अब पलट भर्ती गए। हमारे जो बच्चे बैठे हुए थे जी। ये कहाँ थे? नहीं, उस पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। जब नॉट फाउंड सूटेबल की कैटेगरी आ रही थी तब ये कहाँ थे? 5-6 बार के एमपी थे, कहाँ थे? 4-4 बार यहाँ पे अध्यक्ष बने, कहाँ पे थे? जब प्रतापगढ़ पट्टी में, सुल्तानपुर में, बदायूं में, बनारस में लगातार हत्याएं चल रही थी बुलडोजर, तब ये कहाँ बैठे हुए थे? जब योगेश वर्मा उन्हीं के समाज का जो एमएलए था उसको झापड़ पड़ रहा था तो कहाँ बैठे हुए थे? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में विनय कटियार ने सारा काम किया, एक भी पिछड़े समाज के लोगों को नहीं बताया, तब ये कहाँ बैठे हुए थे? आज देश के 45 विश्वविद्यालयों में 40 में अगड़ी जाति के लोग बैठे हैं और पिछड़े वर्ग का एक भी अरे व्यक्ति तो वहां आपने पर नहीं क्या बैठ के किया? दिखा पा रहा है। नरेश तब उत्तम ये कहाँ पटेल को बैठे हटा हुए के हैं? आपने कौन सा कुर्मी समाज से किसी को प्रदेश हमने- अध्यक्ष बना दिया? नहीं, हमने तो उनको प्रमोट करके यहाँ लखनऊ से लेके दिल्ली पहुंचा दिया। 2017 में Thank you, sir. समाजवादी पार्टी के पास एक कुर्मी विधायक था, जी, उन सब लोग, और आज हमारे पास 14 विधायक समाजवादी पार्टी के अपने हैं। 0 सांसद से हम 7 सांसद के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं वो हमारा समाज हमको जानता है, इन लोगों से बताने या सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, जो अपने धन्यवाद। समाज की बात भी नहीं कर सकते और पिछड़े समाज की बात भी नहीं कर सकते यहाँ पर। जब से लोगों ने लखनऊ में घुसकर आपको ललकारा है, आपकी आवाज नहीं निकली, आप कह रहे हैं मुझे कोई व्हाट्सएप नहीं आया, जबकि मुझे पता है कम से कम 100 व्हाट्सएप आए होंगे आपको। नहीं विजय जी, इस तरह की राजनीति में हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार लोधी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, अलीगढ़ में रहते हैं, लोध बाहुल्य इलाका है और वहीं से लोधों की राजनीति को एक बहुत केंद्र बिंदु माना जाता है। प्रवीण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, ये लखनऊ में जो कल सम्मेलन हुआ, ये किस मकसद से आयोजित था? क्या वाकई में लोध कम्युनिटी खुद को साइडलाइन महसूस कर रही है कल्याण सिंह के जाने के बाद, या फिर ये एक शक्ति प्रदर्शन था जो कुछ की घटना बुंदेलखंड में हुई? जी ब्रजेश जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि लोध समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए एक इस बहस को, डिबेट को रखा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी है वो लोध बाहुल्य जो समुदाय है, लोधी समाज है, उसको वोट बैंक की नजर से पहले से भी देखता आया है और ये कोई नई बात नहीं है। जब प्रतिनिधित्व या हिस्सेदारी की बात करें तो लोध समाज को पार्टी में इतनी अहमियत दी जानी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में ज्यादातर जो वोट है, अलीगढ़ लोकसभा में ही अगर बात कर लें तो 2 लाख से ज्यादा लोध वोट है और वहां पे सभी चुनावों में, विधानसभा का हो चाहे वो सांसदीय का चुनाव हो, वहां पे लोध का जो वोट है वो राजनीति को बदलता है, निर्णायक भूमिका में यहाँ पे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो है लोध वोट जो है विधानसभा से लेकर सांसद के चुनावों में अहम भूमिका निभाता है। ये जो बार बार जो लड़ाई जातिवाद को लेकर होती है, इससे पहले भी जब कल्याण सिंह 1999 में उन्होंने भाजपा छोड़ी थी, तब भी यही राजनीति थी कि उस समय भी जो है लोधों को थोड़ा सा उनका हक पार्टी में वाजिब नहीं मिल पा रहा था और यही वजह थी कि उनको 2009 में अपनी राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी बनानी पड़ी और जब जन क्रांति पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़े तो उन्होंने जब 3-4 सीटें जीती विधानसभा में, तब बीजेपी को एक बार फिर से एहसास हुआ कि नहीं, लोध वोट को जो है महत्व दिया जाना चाहिए और फिर से जो है कल्याण सिंह को पार्टी में वापस लिया। तो ये लोध वोट जो है, लोध वोट की जो महत्ता ही है कि फिर से उनको जो है पार्टी में लेना पड़ा। वर्तमान में ये जो आज भी घटना हुई उसके बाद लोध कम्युनिटी में मैं देखता हूं, मैं तो बहुत लोगों से बात करता हूं, एक बेचैनी है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, बेचैनी तो होना लाजमी है क्योंकि हम जब कल्याण सिंह एक चेहरा हुआ करता था उस समय बड़ा लोध प्रतिनिधित्व का, लेकिन अब चूंकि लोधों के पास एक उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक बड़ा चेहरा अभी तक कोई सामने नहीं आ पाया है, तो अब इन सम्मेलनों के माध्यम से बीएल वो वर्मा, ये दिखाना धर्मपाल चाह रहे हैं सिंह, कि हम भी विपिन एक डेविड, क्या ये प्रतिनिधित्व लोग कर कम सकते हैं? बीएल वर्मा, धर्मपाल सिंह, विपिन डेविड, टी राजा, ये क्या कम है?
और कितना बड़ा चेहरा बिल्कुल। चाहिए? देखिए, उन सब के साथ में यहाँ जो एक जाना माना चेहरा था, कल्याण सिंह परिवार, उनके उनके उनमें से जो है जो राजवीर सिंह राजू हैं, राजवीर सिंह राजू भैया, उनको जो है थोड़ा सा जितना उम्मीद लोध समाज को थी, उनके किसी भी जो परिवार के लोग हैं, चाहे उनके बेटे राजवीर सिंह राजू हों, चाहे उनके पोते संदीप सिंह जी हों, भले ही उन्हें मंत्रालय में जगह दे दी है, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से लोध समाज जो है चाहता है नेतृत्व, पर मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि कल्याण सिंह जी, राजवीर सिंह, अगर इतना ही लोध समाज अपनी कम्युनिटी के लीडर्स के पीछे खड़ा होता तो कल्याण सिंह के बेटे की यह दुर्दशा चुनाव में नहीं होती ना, कि वो हार गए होते। बिल्कुल, ये तो है, लेकिन एक जो उनका एक ये है कि जनता से उनका विकास के मामले पे सरकार जिस समय उनको जिम्मेदारी मिली थी, या जो सरकार में जो उनके पास ताकत थी, उस समय ज्यादातर जो समय था वो दूसरी मतलब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का नहीं था। अब जो चूंकि पिछले मतलब एक दशक से पूर्ण पिछला बहुमत चुनाव सरकार कैसे ये बीजेपी हार गए की है। कल्याण सिंह के बेटे? क्यों हारे? अगर लोधों ने उन्हें वोट दिया होता तो ये हालत तो नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको जरूर हरा दिया, लेकिन एक वोट परसेंट बाकी की विधानसभा चुनाव, बाकी के जो प्रत्याशी थे, उनको तो भाई उन्होंने जिताया आपने लोगों अपने ने, नेता को लेकिन कमजोर कर दिया ना, तो फिर जब आपने अपना खुद ही कमजोर कर लिया तो लखनऊ में आके आप हिस्सा कैसे मांग सकते हो? हिस्सा मांग रहे हो? बेसिकली क्या है कि जो लोध समुदाय, लोध बिरादरी है, वो ये देखने लगी थी कि जो हमारे लीडर हैं वो हमारे नेतृत्व से भटक रहे थे, तो उनको भी एक सबक सिखाने का एक हो सकता है जनता का ये एक रहा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं संदीप वर्मा, वो जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, शुक्रिया आपका। क्या आप मानते हैं कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में जो कास्ट कन्फ्लिक्ट है वो अचानक से बहुत तेज़ बढ़ गई? ना कि सिर्फ अपर कास्ट में, बल्कि मैं देखता हूं कि अदर बैकवर्ड कम्युनिटी में भी, ख़ास तौर पर जैसे मैंने अभी ये मिसाल प्रस्तुत की कुर्मी और वर्सेस लोध की, क्या ये वाकई में कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है? और बुंदेलखंड में जो कुछ भी स्वतंत्र देव सिंह पटेल के साथ हुआ, उसने पूरे कुर्मी समाज के भीतर ये एक बड़ी बेचैनी का संदेश दिया है। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए, लोध समाज हो या कुर्मी समाज हो या कोई भी समाज हो, बीजेपी को बहुत अच्छे से जानती है कि उसे जातियों को किस तरीके से बुलाना है और जातियों को किस तरीके से मैनेज करना है। सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा करती है, और आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता भी होगा। तो लोध समाज ने भले ही शक्ति प्रदर्शन किया है, लेकिन अंदर खाने बात जरूर चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इतनी शक्ति प्रदर्शन के बाद अगर कुछ हमारे लिए नहीं हुआ, तो जाके हम कुछ ऐसी भूमिका में आएंगे कि हम जो पार्टी हमारे साथ देगी या हमारे हिस्सेदारी की बात करेंगे उसके साथ आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को पता है कि किस तरीके से जो है उसे मैनेज करना है लोगों को, और जाति को किस तरीके से एकजुट करना है, ताकि इस तरीके की चीजें ना हो सके। अभी देखिए, मैं एक बात और इसमें और जोड़ना चाहूंगा, एक प्लस पॉइंट इसमें, कि लोधी समाज नहीं, कुर्मी समाज हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया, ठाकुर समाज हो गया, ये कई जातियां अभी अपने आपस में जो है बैठ के मीटिंग कर रही हैं। तो ये भी चाहते हैं कि इनकी हिस्सेदारी ज्यादा हो। इधर जाहिर सी बात है, ठाकुर समाज से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ जी किसी जाति की बात नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि जी सबका साथ सबका विकास का जो है बटोगे तो कटोगे, ऐसी नारा लगाते तो हैं। फिर लोधों जाहिर ने सी बात है, अपने तो लिए ये बात डिप्टी संदेश सीएम देने का की पद कोशिश मांगा है। लोधों ने सर ललकारा है कि आधा उत्तर प्रदेश हमारा है, और सर वो डिप्टी सीएम का पद मांग के गए हैं। आप कह रहे हो कि जाति की राजनीति नहीं होती। खुले आम कहिए तो पूछवा दूं, वैसे आपको पता होगा। कोई भी, जी जी विजय जी, कोई भी समाज देखिए हमेशा चाहता है कि उसकी हिस्सेदारी हमेशा ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे सरकार के अंदर हो, चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी हो, उसके अंदर ज्यादा हो, ताकि अपनी हिस्सेदारी करवा सके और अपनी बात मनवा सके, चाहे कोई भी जाति हो। तो लोध समाज भी जाहिर सी बात हो, शक्ति प्रदर्शन करने का मकसद यही है कि अपनी हिस्सेदारी चाहेगा। लेकिन बीजेपी इस तरीके से नहीं सोचती। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जाहिर सी बात है, कितने परसेंट लोध हैं कि आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाए? संघ में हिंदू सम्मेलन चल रहा है, इनका कितनी भागीदारी है? 2% की होगी मेरे ख्याल से। 2% में बीजेपी थोड़ी दबाव में आएगी कि आपको डिप्टी सीएम का ओहदा दे दे।
देखिए कुछ समाज के लोग ऐसे होते हैं कि ब्रिजेश जी की भागीदारी भले ही मतलब संख्यात्मक दृष्टि से भागीदारी कम है, लेकिन जो है इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है, कुछ चुनाव में आप देखेंगे कि पूर्वांचल में अब जो है मैं बात करूं कि अरे सर, बीएल राजनीति की वर्मा को राजभर केंद्र में पार्टी मंत्री बनाया हुआ है, धर्मपाल सिंह को कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया हुआ है, ठीक, साक्षी महाराज को एमपी बनाया हुआ है, और क्या ले लेंगे? नहीं बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि देखिए मैं वही बात कहना चाह रहा था कि अभी संघ जो है, संघ का कार्य क्या चल रहा है कि हिंदू सम्मेलन कराया जा रहा है। ये हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है कि जाति को एकजुट करने का कार्य चल रहा है, तो बीजेपी का उसका भी फायदा मिलेगा। जाहिर सी बात है ये काम ऐसा अरे नहीं है कुर्मियों का किसी एक रास्ता रोक particular के एक- आप जातिगत सम्मेलन खत्म करके हिंदुत्व की बात कर रहे हो। कुर्मियों का रास्ता रोकोगे और फिर उनके खिलाफ सम्मेलन भी करोगे और धमकाओगे भी गवर्नमेंट को कि हमको डिप्टी सीएम की पोस्ट दो। और ये सब कुछ होगा जब देखिए, मंत्री ये मौजूद तो- होंगे, विधायक बीजेपी के मौजूद होंगे। ये तो सीधी चेतावनी दी है लोधों ने। देखिए ये तो बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे कि उन्हें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, लेकिन मेरा जो अपना एनालिसिस है, मेरा जो अपना विश्लेषण है कि जाति के आधार पे जरूर बीजेपी काम करती है, सपा काम या कांग्रेस करती है, तीनों करती है। लेकिन जो अभी कह रहे थे, बल्कि विधायक हैं बैठे हैं पैनल पे कि जी हम तो जाति की राजनीति करते हैं, नहीं वीरेंद्र चौधरी जी। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं कि कांग्रेस भी खूब जाति के विधायक करते, भले ही 2 विधायक हो इनके पूरे उत्तर प्रदेश में, और बसपा का चूंकि एक ही विधायक है अभी तक। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा मैं कि जाति के नाम पे जरूर चुनाव होते हैं, और बिना जाति के चुनाव हो नहीं सकता उत्तर अच्छा, प्रदेश आप में। ये मुझे एक बार बताओ, यही कुर्मी बात हुआ था समाज जवाब 2024 देना चाहता है कि के नहीं इलेक्शन में। चाहता? कुर्मी समाज के भीतर कोई बेचैनी है, वो जवाब चाहता है कि नहीं चाहता? या फिर जैसा कि उनका स्वभाव है देखिए, कि मुझे नहीं लगता कि कुर्मी समाज में कॉन्फ्लिक्ट के बेचैनी बजाय, है, और होगी भी तो बेचैनी शांत इसलिए कर दिया जाएगा ब्रिजेश जी, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कुर्मी समाज से ही आते हैं। और जाहिर सी बात है, इससे पहले भी जो है अपने स्वतंत्र देव सिंह जी भी कुर्मी समाज से आते हैं, कैबिनेट तो मुझे मंत्री हैं, बताओ उन्हें ना कि पता है स्वतंत्र हमारे देव समाज की इज्जत को रिस्टोर करने के लिए पंकज चौधरी ने कुछ करना चाहिए। क्या किया उन्होंने? इतने सीनियर लीडर हैं, देखिए, पूरा जीवन खपा दिया स्वतंत्र देव ने, और कुछ मसला ही नहीं। आप समझ ही नहीं रहे बात देखिए, को। अभी स्वतंत्र देव सिंह जी का एक बयान आप सुने होंगे, अभी चर्चा में भी था कि उन्होंने ये बात के बारे में जाहिर सी बात है चर्चा किया भी था। और जाहिर सी बात है, तो समाज के लोग क्या होते हैं कि जब बड़े नेता कोई बन जाता है तो समाज के लोग अपेक्षाएं रखते हैं कि जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में हमारे बड़े नेता के साथ इस तरीके से हरकतें हुई हैं जो ये कहीं ना कहीं गलत है, तो जाहिर है समाज की अपेक्षा हो सकती है। लेकिन पर्टिकुलर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी लीडर की ऐसी अपेक्षा होगी। और स्वतंत्र देव सिंह जी बड़े मजे हुए नेता है, बहुत ही पुराने नेता है, उन्हें यूपी सर, की आज राजनीति भले ही पता है आप कि लोग अगर पर्टिकुलर में आप लोग स्वतंत्र देव सिंह का साथ ना दे रहे हो, कुर्मी समाज ना खड़ा हो, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा प्रवीण को। उन्होंने लोधों के प्राउड पॉलिटिक्स और प्राउड लीडर्स के बारे में और अपने हक के बारे में बात की, और आप में किसी की आवाज नहीं निकली, बल्कि घिग्गी बंदी हुई है आप लोगों की। देखिए ब्रिजेश जी, मैं एक बात और कहूंगा, भले ही जो है लोधी समाज के बारे में बात करें, अगर इस तरीके से बातें करने लगे तो फिर तो और भी पिछड़ी जातियां के लोग आएंगे, फिर तो उधर सुनार समाज के लोग भी आएंगे, स्वर्णकार वाले लोग भी आएंगे, वो भी आजकल हल्ला प्रदर्शन कर रहे हैं कि सर, जी, जिसने रेगेट मुकाबला की किया है दर राजनीति हो रहा में, उसी ने कि, स्थान जो पाया है सर। जब डॉक्टर आशुतोष वर्मा ये को एक व्हाट्सएप नहीं आया तो मैं कैसे मान लूं? तब तो हर रास्ता आपका रोका जाएगा सर, जिधर से गुजरोगे रोका जाएगा। कल को क्लिनिक जाएंगे उनको रोका जाएगा। देखिए, रास्ता तो जाहिर सी बात है सब जातियां एक दूसरे के जो है बल प्रदर्शन करती हैं ताकि रास्ता अपना बनाया जाए, रास्ता अपना एक नया क्रिएट किया जाए, ताकि जो है इस तरीके से काम को किया जाए कि एक समाज में एक नया जो है अपना नाम हो जाए, और भाजपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो अपनी भागीदारी आपको शायद पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बाटी चोखा ब्राह्मणों के लिए प्रतिबंधित भोज्य है, प्रतिबंधित आहार है। कोई भी ब्राह्मण विधायक अगर बाटी चोखा खाने की हिम्मत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको पता है ये बात? नहीं पता? देखिए, कार्रवाई हो ना हो ये तो अलग विषय है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ब्राह्मण समाज का भी मीटिंग जो हुआ था उसके बाद क्या ब्राह्मण समाज नाराज नहीं था? जब नोटिस आया था तो बहुत ज्यादा नाराज था। ऐसा नहीं है कि नाराजगी नहीं थी, बल्कि अभी आज की मैं घटना बता रहा हूं कि आज जो लोधी समाज ने जिस तरीके से बात किया है, कुछ ब्राह्मण समाज के नेताओं ने इस तरीके की डिस्कशन करना स्टार्ट भी कर दिया है। खुले हैं ये, देखिए हमने तो बाटी चोखा खाना स्टार्ट किया था तो इस तरीके की बातें हो गई, यहाँ तो लोधी समाज शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अब आप सच्ची बात, अभी तक आप पॉलिश लगा के बात कर रहे थे, अब आपने वास्तविक बात रखी कि ये डिस्कशन है। यही तो मैं कह रहा हूं, डिबेट में अपना ओरिजिनल रूप प्रस्तुत करना चाहिए,
ना कि आशुतोष वर्मा की तरह कि मुझे कोई संदेश नहीं आया। आज क्या कह रहे होंगे कुर्मी समाज के लोग आशुतोष वर्मा के लिए? मतलब तो इनको पूछेंगे, आज नहीं कल पूछेंगे समाज के लोग कि जब ऐसा हो रहा था तो आशुतोष वर्मा कहाँ थे? तो इन्होंने इस डिबेट में बोला कि मुझे कोई संदेश ही नहीं मिला। तो मैं तो कुर्मी समाज के लोगों से कहूँगा कि आशुतोष वर्मा के मोबाइल पर संदेश दो, इनको जगाओ, ये सो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप वर्मा जी, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुझे प्रतिक्रिया देनी। अच्छा, बोलना चाहते हैं? बोलिए। ठीक, आपका टाइम दे रहे हैं हमने। हाँ, बिल्कुल। इनका बात बोलिए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी बोलिए। जब आप अपने समाज के साथ नहीं खड़े हैं तो आप किसके साथ हैं सर? देखिए, नहीं देखिए, वैसा है ना ब्रजेश जी, कुर्मी समाज और लोध समाज में ऐसा भाईचारा है कि चाहे लाख कोशिश कोई कर ले वो अलग नहीं होने वाले। बुंदेलखंड के सांगड़ क्षेत्र में एक बड़ी पुरानी लोक कथा है कि महादेव मतलब शिव भगवान ने कुर्मी समाज की एक कृषक के वहाँ एक मूर्ति को जीवित किया और उसमें से लोध की उत्पत्ति हुई। तो जमीन वही है, भाई वही है, इसलिए ये कोशिश वही कर ले कि भाई कुर्मी और लोध अलग है। आप दिल बहलाने के लिए कोई भी बात कर लें, तो बहुत कोशिश लोग करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उसने एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया है। तो पहली चीज, एक मिनट, नहीं विजय जी मेरी बात को आ जाने दीजिए। पहली चीज, स्वतंत्र सिंह कुर्मी समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए कभी भी हम ये नहीं मानते कि उनको नाराज कर दिया गया या इनको नाराज कर दिया गया। दूसरा, एक लोधी विधायक के नाराज होने से पूरा लोध समाज चला जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछड़ों के बीच में आग लगाने वाली कहानी है वो नहीं चल सकती है। तो कल जो हुआ लखनऊ में, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स, बीजेपी के सारे लीडर्स जुटे और एक स्पष्ट सिर्फ ब्रजभूषण राजपूत के मुद्दे को मैं कहता हूं चलो एक तरफ कर दो, किनारे कर दो, वो कह रहे हैं हमको डिप्टी सीएम की पोस्ट दो, और ये सब कुछ हुआ जब बीजेपी के टॉप लीडर्स मौजूद थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के वहां सिर्फ फुटअव्वल इन सबको लेके नहीं हो रही है, समाज का तो झूठा नाम है। असल में कहाँ पैसा आया, कहाँ बंदरबाट हुई, किसने ज़्यादा कमाया, किसने नहीं कमाया, किसने कमाने दिया, किसने नहीं कमाने दिया, ये सब चीज़ें खुल खुल के आ रही हैं। लड़ाई कहीं और है, उसका चेहरा कुछ और दिखाया जा रहा है। कोई कह रहा है ब्राह्मण नाराज है, कोई कह रहा है लोध नाराज है, ये सब की कहानी अलग है। एक दूसरे में बंदर बांट चल रही है, कौन कितना खींच ले गया, और जो ज़्यादा खींच ले गया तो कम वाला अपनी ताकत दिखाने लगा, अपने जाति से जोड़ने लगा। तो ये सब अब कम से कम क्या इस बात को मानने में कोई बुराई है कि कुर्मी समाज को एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश इस लोध पंचायत के खिलाफ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कुर्मी समाज और लोध समाज अलग है ही नहीं, आप क्यों उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? हम सब एक हैं। ये पिछड़ा समाज एक साथ जुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, जो उसके साथ लगातार अनियमितताएं हो रही हैं, उसके आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा है, हम सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। सर अगर एनएफएस में हम भी आते हैं, कुर्मी भी आता है, लोध भी आता है। सम्मेलन नहीं होता, 69,000 बत्तियों में हम भी आते हैं, लोध भी आता है। नहीं ये कभी, अरे भाई बाटी चोखा खाया ब्राह्मण नाराज हो गया क्या? कैसी बात करते हैं? 80% के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास वोट दे रहा है, कल 90% देगा। देखिए आप वैसे बड़े काबिल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक देसी कहावत आपको बताता हूं कि जमीन में सिर गाड़ लेने से, शुतुरमुर्गी सोच होने से तूफान टल नहीं जाते। नहीं, लेकिन ब्रजेश जी आंख बंद करने से अंधेरा भी नहीं होता है। आप तो आंख बंद किए हैं, कान भी बंद किए हुए हैं, आपको मैं क्या तो दिखाऊं? मैं तो कहता हूं समाज आपसे सवाल करे। अरे हम नहीं है, समाज आपसे सवाल पूछे कि जब ये सब हो रहा था तो आशुतोष वर्मा आप कहां थे? ये गलतफहमी में कोई ना रहे। सवाल आपसे समाज पूछेगा, आज पूछे चाहे कल नहीं। हम सब थे, हम उनके पीछे खड़े थे जब अजय सिंह लोधी को पूरा लोध समाज समाजवादी पार्टी के साथ में एमपी बना रहा था, तब लोध समाज था। जब राहुल लोधी को हरचंदपुर में जिता रहा था, तब लोध समाज समाजवादी पार्टी के साथ में था। जब फतेहपुर में हम चंद्र प्रकाश लोधी को जिता रहे थे, तब लोध समाज वहां पे खड़ा हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ। थैंक यू सर, धन्यवाद। पिछले समाज की लड़ाई लड़ते हैं हम, अलग अलग जातियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। संजय चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो संजय जी बताइए कि ये डिप्टी सीएम की पोस्ट मांगी है, कितनी पोस्ट है आपके यहाँ रिक्त हैं? देखिए ब्रजेश भाई, आज की आपकी डिबेट का बहाव जिस तरफ है
तो मुझे लग रहा है कि स्वाभाविक भाव है, कोई आर्टिफिशियल। हाँ, तो शुरू में आपने अब जब डिबेट शुरू की थी तो उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक वक्तव्य दिखाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि जातियों में नहीं बंटना है, एक रहना है, सुरक्षित रहना है और सभी एक साथ रहें। आज की डिबेट का लब्बो लुआब भी यही है कि सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी और मेरे बड़े अभिन्न मित्र सपा के प्रवक्ता, उन पर भी योगी आदित्यनाथ जी का असर दिखाई दे रहा है, एकता की बात निकल कर आ रही है। पब्लिक जान गई कि आप लोग एक हो अंदर से। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही भाव आ रहा है और जो मुझको लगता है कि राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं वही आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का संदेश दूर तक गया है और अंदर तक गया है। जाति की वैमनस्यता को एक घटना में समेट कर नहीं देखा जाना चाहिए, यही एक संदेश इस डिबेट में निकल रहा है। और मुझे लगता है कि ये सार्थक संदेश है कि एक सामान्य घटना है, उसे दो जातियों के संघर्ष में बदलता हुआ उत्तर प्रदेश का न तो समाज देख रहा है और ना ही राजनीतिक दल के प्रवक्ता आज इस बैठक में, इस डिबेट में करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सुखद और सार्थक संदेश निकल रहा है और मैं भी इसको इसी रूप में परिभाषित करता हूँ, इसी रूप में देखता हूँ। एक सीधा सवाल कि जब आप ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे और आप जाति की वैमनस्यता या जातिवाद के खिलाफ हैं, जाति की राजनीति के खिलाफ हैं, तब आपकी पार्टी के मंत्री, सांसद और विधायक और बड़े पदाधिकारी कल विश्वेश्वरैया हाल में एक जाति के सम्मेलन में क्यों इकट्ठा थे? आपसे ज़्यादा जातियों में लोगों को बांटने की बात कौन करता है? आप तो खुलेआम करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आपने जातिगत सम्मेलन किया, क्यों ना आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो? ब्रजेश भाई, यही सवाल तो आपने मुझसे इस डिबेट के पहले चरण में किया था, लेकिन वो कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित सम्मेलन नहीं तो था। आप इन सबको नोटिस दीजिए जो शामिल हुए हैं। वो एक सामाजिक संगठन, वरना हाईकोर्ट इनको नोटिस देगा, अवमानना की कार्रवाई करेगा। संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, ये राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था। लेकिन हाँ, सामाजिक संगठन के लोग अगर अपने समुदाय के लोगों को बुलाएंगे तो मुझे लगता है कि इसको वहां जाना उसी रूप में देखा जाना चाहिए। इसे कुर्मी और लोध समाज के बीच में संघर्ष। बीजेपी में ही लोधों को बुलाया गया भाई, सपा वालों को बुला लेते, कांग्रेस से कुछ बुला लेते। नहीं, वो लोग आप ही के लोग थे। नहीं, वो लोग भी आए तो थे कि झंडा बदल के आपने बैठक कर ली, लोग नहीं, है। वो लोग भी आए थे और मुझको लगता है कि आपने देखा नहीं होगा, उसमें वो लोग भी शामिल थे और कौन थे? सभी समाज के लोग। अरे बताओ, लिस्ट तो बताओ। लोध समाज के और राजनीतिक दलों के भी लोग उसमें शामिल थे और इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए, एक सामाजिक संगठन के द्वारा किया गया कार्यक्रम जो अपने राजनीतिक रूप से और अधिक अधिकार के लिए काम करते रहते हैं, उन्हीं का यह संजय चौधरी जी डिबेट में दूसरी बार मुझे हर बार ये बात प्रेरित कर रहे हैं कि आपको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। तो भाई साहब बताइए, पत्रकार किस रूप में देखे? क्या आपके रूप में देखे? नहीं, आप जैसे दिखाना चाहो मैं वैसे देखूं? नहीं, मैं क्यों न मानूं कि लोगों ने ललकारा आधा प्रदेश हमारा है? नहीं, आप उसको जिस रूप में देखें आपका स्वागत है, लेकिन मैं ये समझता हूं और आज की बहस का लब्बो लुआब भी यही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने, जो आज राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के नाते आपकी इस डिबेट में शामिल हैं, महत्वपूर्ण आधार पर सकारात्मक संदेश देते हुए बदले हुए उत्तर प्रदेश की एक सुंदर कहानी को रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर वैमनस्यता के रूप में इस घटना को नहीं देखा जाता। क्या आप भी वही सुंदर कहानी बताना चाहते हैं जो कहानी संजय चौधरी? ये तो कह रहे हैं कि आप सब ने इनकी कहानी को सपोर्ट किया। विकसित उत्तर प्रदेश, सुंदर उत्तर प्रदेश के आप समर्थक हैं और आप वही कहानी बता रहे हैं जो ये आपके सामने बोले हैं। ब्रजेश जी, आप जानते हैं अभी हमारे समाजवादी पार्टी के डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि लड़ाई तो कहीं और है, वो आपको भी दिख रहा होगा। लड़ाई तो आपस की है। अब वो जातियों में बांट देना एक अलग बात है कि उस जाति के मंत्री थे। लड़ाई है? लड़ाई तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जल जीवन मिशन में है, वहाँ तो लड़ाई उस चीज़ की हो रही थी ना। जो मैं तो अपने क्षेत्र में घूमता हूँ, जो लड़ाई वहाँ पे सामने रखी गई वो जाति की लड़ाई नहीं थी, वो उस भ्रष्टाचार की कहानी थी जिस कहानी को उजागर कर रहे थे लोग। और उस भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप चाहे वो कुर्मी रहे, मंत्री रहे हो या विधायक रहे, लोग हो, सच्चाई तो वहाँ पे है ना। आप बताओ कि उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण ठाकुर मंत्री का रास्ता रोक के दिखा सकता है कोई? स्वतंत्र देव पटेल कुर्मी, इसलिए उनका रास्ता रोक लिया है? किसी में दम जो ब्राह्मण ठाकुर मंत्रियों का रास्ता रोक ले? ये ब्रजेश जी, आप अपनी बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये सच है कि रोक के दिखाओ। अच्छा,
जवाब मिल जाएगा मौके पे। वो देखिए, वो जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ मामला अब था। ये आप कहाँ घुमा रहे हो, जल जीवन से जुड़ा हुआ? ये जाति का लड़ाई नहीं थी, वहां पे जाति की लड़ाई होती तो भैया क्या दूसरा रूप। स्वतंत्र देव ही किए हैं, बाकी सबको आप क्लीन चिट दे रहे हो? नहीं, और किसी का रास्ता रोक के कोई दिखाता तो मैं जानता। एक स्वतंत्र देव का रास्ता रोक लिया और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं देखिए ब्रजेश जी, मैं समाज आपसे सवाल नहीं करेगा। नहीं, मैं ये भर भर के वोट लियो, कितने 5 लाख कितने वोट मिले थे आप? 5,60,000। फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जस्टिफाई, मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूँ कि नहीं लिया हो तो बताओ। आप लिया है और आज वो कर्जा उतारने का वक्त आया तो कुछ और बताओ कितने ब्राह्मण ठाकुर मंत्रियों का रास्ता रोका गया? नहीं रोका गया है। फिर ये तो मैं भी कह रहा हूँ, आपसे सहमत हूँ कि नहीं रोका गया है। और ये घटना जो हुई है वो निश्चित रूप से आप उसको एक संघर्ष में मैं देख रहे हैं, कहता हूँ कि लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये जो सीनियर लीडर स्वतंत्र देव, उनके साथ ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। मैं भी ये कह रहा हूँ कि नहीं पूरा होनी जीवन चाहिए। खपा दिया बीजेपी में उन्होंने। नहीं होनी चाहिए वो संगठन। और आज संगठन उनके साथ नहीं खड़ा है भाई। कहाँ खड़ा है बताइए? अब वो तो आप ही कह रहे हो नोटिस दिया उन्होंने। पता कहाँ नहीं, नोटिस दिया हमारे है? संजय भाई सब कह रहे हैं झूठ है, कोई दिया है। नोटिस नहीं है। और अरे विधायक ने मना कर दिया, कोई नोटिस नहीं, मीडिया में बयान दिया है। तो नहीं, पार्टी देखिए, पार्टी ने नोटिस है? पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। भैया कोई सबूत नहीं। नहीं, पार्टी ने विधायक ने मना किया, कोई नहीं है। पार्टी ने नोटिस जारी किया है। और रही बात माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी की, पूरा जीवन खपाया। स्वतंत्र जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ और परिपक्व नेता हैं। और मुझे लगता है कि एक परिपक्व नेता को जो राजनीतिक स्थिति में अपना संतुलन रखना चाहिए, स्वतंत्र देव सिंह जी ने उस आदर्श स्थिति आज आप स्वतंत्र देव सिंह को नसीहत दे रहे हैं। मैं मानता कि आप ब्रजभूषण राजपूत को सस्पेंड कर देते, तब मैं मानता कि आप नसीहत देते। स्वतंत्र देव को पूरा जीवन दे दिया उन्होंने। देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, देखिए मंत्री हैं, 20 दिन 22 दिन बाहर रहते हैं, पार्टी के लिए इतनी समर्पित हैं। देखिए, आज आप उनके पीछे नहीं खड़े हो। आप कहो कि ब्रजभूषण राजपूत को सस्पेंड किया जाए। देखिए, पार्टी ने ब्रजभूषण जी को नोटिस दिया है। और नोटिस क्या होती है सर? नहीं, वो प्रक्रिया का पालन है भाई। जब तक नोटिस नहीं देंगे तब तक किसी को आप सस्पेंड कैसे करेंगे? तो नोटिस, ये प्रक्रिया करके कार्रवाई करते हैं। नोटिस का दिया जाना ये पर्याप्त है कि उन्होंने जो आचरण किया है पार्टी उसे स्वीकार नहीं करती है। मैं आपकी 100 में 100 बात मानता हूं। और एक बात मान, आप इसी डिबेट में कह के जाओ कि 7 दिन बाद ब्रजभूषण को सस्पेंड कर देंगे, मैं आपकी बात पे अभी सहमत जता दूंगा। देखिए, स्वतंत्र देव जी की बात के आधार उनके सम्मान का आपने ध्यान नहीं रखा। ब्रजेश जी, आप ही ने उनके पिताजी की एक बाइट दिखाई है और पिताजी ने क्या कहा कि गलती होगी तो अगर होगी पैर तो पकड़ेंगे, बुआ को मुंह आएगी तब फूफा कहेंगे। नहीं, वो तो एकदम ठीक तरह से दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो पार्टी की स्थापित परंपराएं हैं उसके खिलाफ दिया और इसीलिए पार्टी ने सड़क पे उतर के लाइव कैमरा लगा के फेसबुक लाइव करके आप इतने बड़े नेता का अपमान कर रहे हो और आप खड़े नहीं हो अपने नेता के साथ। देखिए, मुझे इस बात का दुख और हैरानी है। देखिए, स्वतंत्र जी उस परंपरा के वाहक हैं जहां रामचरितमानस में कहा गया भले है वीरेंद्र कि क्षमा चौधरी, बड़न आशुतोष को वर्मा, चाहिए संदीप वर्मा ना बोले। और मैं तो कहता हूं स्वतंत्र देव सिंह के साथ गलत हुआ है। स्वतंत्र देव सिंह जी ने इनकी भले आवाज न निकले, घिग्घी बन गई हो, लेकिन मैं कहता हूं कि स्वतंत्र देव के साथ गलत हुआ है। नहीं, स्वतंत्र जी ने उस समय बड़प्पन दिखाया और मैंने कहा ना कि क्षमा बड़न को चाहिए। उन्होंने बड़े परिपक्व राजनेता के रूप में वहां पर अपनी स्थिति को रखा और मैं समझता हूं कि कितना मन पीड़ा से भरा होगा उनका कि जिसको जीवन दे दिया, आज मेरे सम्मान पे बात आई तो कोई एक्शन नहीं। देखिए, मुझे नैतिकता और बड़प्पन सिखाया जा रहा है। उनके पिताजी का ही वक्तव्य था कि तो वो बड़े भाई की तरह है उसके। ऑलराइट, प्रवीण कुमार लोधी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं, बहुत शुक्रिया। बताइए प्रवीण जी कि ये कन्फ्लिक्ट कैसे खत्म होगी? क्या आपको लगता है कि लोधों को अब इस घटना के बाद अपनी हिस्सेदारी चाहिए या फिर बीजेपी के साथ जिस तरह से हैं उस तरह से रहेंगे? और अगर प्रवीण इस पे अगर ब्रजभूषण राजपूत सस्पेंड होते हैं तो समाज कैसे रिएक्ट करेगा अगर होते हैं तो? ये इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें तीसरा नंबर का जो वोट आता है वो लोध समुदाय का आता है, लोध बिरादरी का है। तो राजनीति में अगर लोध के साथ में अपमान होगा या उन्हें जो है उनके हक से वाजिब किया जाएगा, अलग किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को उसका नुकसान तो दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि इस समय जो है लोध समुदाय, लोध बिरादरी को प्रतिनिधित्व चाहिए और जो भी प्रतिनिधि उनके हैं उनको अगर सम्मान ना मिले तो ये जो है उनके साथ ज्यादती होगी। बहरहाल इस मसले पे जो क्यों संदीप के पास बेसिक शिक्षा जैसा इतना बड़ा विभाग है, धर्मपाल सिंह जी के पास पशुपालन है, बीएल वर्मा केंद्र में मंत्री हैं,
और क्या ताकत दें? कोरामीन का इंजेक्शन 2-4 और लगवा दूं आशुतोष जी से बोलो तो डॉक्टर हैं, लगा देंगे। नहीं ब्रजेश जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पद मिलना और पार्टी में एक अहमियत मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। पद जो दिखता है वो जनता में तो क्या वास्तविक चाहते हो रूप कि में लोध दिखता है, समाज लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष बन जाता तब ताकत मिलती? ऐसी ऐसी बात नहीं है। और बेसिकली क्या क्या है कि चाहिए? यहाँ पे बिना 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 जो है बिना जातिवाद के कोई भी चुनाव जो है हो पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस हिंदुत्व को लेके बीजेपी आगे बढ़ी है उसकी नींव जो है बाबूजी कल्याण सिंह ने ही रखी थी। राम मंदिर का जो मामला था सबसे उसके वो जनक कहे जाते हैं, और उसी हिंदुत्व की लड़ाई को लेके उन्होंने भैया एक बार उसकी जो है एवज मुख्यमंत्री में पद से- उनके बेटे को सांसद बनाया, उनके पोते को मंत्री बनाया है। कितना डिविडेंड लेंगे भैया? कुछ तो दूसरों के लिए, वर्मा जी लोग के लिए छोड़ दो कुछ। बिल्कुल सबको मिलना चाहिए। पार्टी में जो जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो एक अब तिहाई आपका अगर संकल्प है कि डिप्टी सीएम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। जब अगर मुख्यमंत्री जब उनके फादर रहे हैं या लोध प्रतिनिधित्व ने मुख्यमंत्री पद पे अगर चलो नेतृत्व अच्छा है, किया है, मुख्यमंत्री तो की पोस्ट उस नहीं समय जो मांगी, है थोड़ा उस नीचे की मांग बाकी ली, की देने में जिम्मेदारी तो आसानी मिलनी होगी। चाहिए उन्हें, इतना तो बनता ही है लोध समुदाय का। ये पार्टी को देखना भी चाहिए कि इतनी बड़ी आज जनसंख्या में अगर वोट उनको मिल रहा है एक जातिवाद के नाते, तो उनके हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव उनको मिलना चाहिए, उस जिम्मेदार पद पे होना चाहिए, और विकास और उनके लोगों के हित की बात करनी चाहिए। वैसे जातिवाद एक के खास मामले बात है, पे जो प्रवीण लोधी की कहे से कितने भी सवाल हुए, बंदा अगली अपनी बात से डिगा नहीं। जबकि मैंने यहाँ बड़े बड़े कुर्मी नेताओं को डिगते देखा, मुंह में टेप मारते देखा इसी डिबेट में हिम्मत नहीं पड़ी, और प्रवीण कुमार लोधी अकेले समाज का मोर्चा उठाए हुए। बोलिए भाई लोधी जी, और जवाब दीजिए इन लोगों को। जी बिल्कुल। जी ब्रजेश जी, मैं बता दूं आपको, जो बीजेपी का जो मुद्दा है हिंदुत्व वाला, उस मुद्दे को सबसे पहले जो जान दी, जो शुरुआत की, जिस समय जो है बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई नाम और निशान नहीं था। मतलब एक गठबंधन और बाकी बैसाखियों पे बीजेपी चलती थी। उस समय बाबूजी कल्याण सिंह ने राम मंदिर को मुद्दे को हवा देते हुए, उसको एक जागरूक करते हुए, हिंदुत्व के राजनीति को आगे बढ़ाते हुए पार्टी में मजबूती लाई, और उसके बाद पार्टी एक यूपी में बड़ी सशक्त सशक्त रूप में उभरी, और यही वजह प्रवीण जी, मैं आपकी सराहना करता हूं, कम से कम आपने बोल्डली और बिल्कुल सटीक तरीके से अपने समाज की बात तो रखी। बाकी भले हौसला ना दिखा पाए, आपने वो हौसला दिखाया, और आपने तो कहा बीजेपी आपकी वजह से खड़ी है। ऐसा है क्या संजय जी? नहीं, बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर उनके दम पर खड़ी है, बता, खुल के कहा अगले ने। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा ना कि कल्याण सिंह जी ने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया, वो हमारे बेसिक इश्यूज में से एक है, और हिंदुत्व तो भारतीय जनता पार्टी ने लेकर आगे गई है। ओके, संदीप वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हाथ उठाया था, बोलो, आपकी बारी। जवाब तो मिल गया होगा। प्रवीण कुमार जी को मैं सुन रहा था, आप बोल भी रहे थे कि प्रवीण कुमार जी ने कहा कि कल्याण सिंह जी बाबूजी जो है सिर्फ जो है लोधी समाज से आते हैं, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कल्याण सिंह जी के अगर विचार देखें या उनके जो कार्य देखें, तो वो पूरे हिंदुत्व को लेकर साथ में लेके चले थे। ये कोई लोधी समाज, कुर्मी समाज, या कोई ठाकुर समाज या ब्राह्मण समाज को साथ लेकर नहीं चले थे। वो ऐसे पर्टिकुलर आप सर्व समाज का झंडा उठा के भले चलो, लेकिन प्रवीण लोधी ने कह दिया कि लोध समाज को अपना हिस्सा चाहिए। आप सर्व समाज का ढो सर, उनसे क्या मतलब? उन्होंने तो अपनी बात कह दी। वो कहे जो भी कहना चाहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बीजेपी के अंदर अभी चल रहा है उठापटक, ऐसा नहीं कि पहली बार उठापटक हुई है। इससे पहले 2021 की भी बात करो तो वहां भी इस तरीके से जातियों में, इस तरीके से ब्राह्मण और ठाकुर में इस तरीके से बातें चर्चाएं होने लगी तो आप मुझे बताओ कि स्वतंत्र सिंह पटेल जैसे सीनियर लीडर के साथ जो हुआ, क्या वो उचित था? नहीं, देखिए, किसी भी नेता का अपमान करना उचित नहीं है, मैं तो ये मानता हूं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी का भी हो गए, नेता का अपमान इतने बड़े नेता वो किसी का भी हो गए। अरे उनका नाम है स्वतंत्र देव सिंह पटेल, आप किसी का भी से मत जोड़ो। मैं स्वतंत्र देव सिंह नाम लेके बोलो। ब्रजेश जी, मैं जहां से आता हूं वो मेरे घर के ही हैं स्वतंत्र देव सिंह जी। ऐसे घर के हैं तब ये आपका हाल है सर। पराए होते तो आप क्या करते उनके साथ? आप तो धक्का दे दिए उनको। वो बड़े नेता है, वो बड़े नेता है। अरे क्या दिखा रहे हो डॉक्टर साहब? है और बड़ा दिल है, इस वजह से वो जो कहते हैं ना, घर का जब बड़ा व्यक्ति होता है ना, तो वो सबको साथ लेके भैया, जब आप साथ नहीं दोगे परिवार के लोग, तो आदमी यही कहेगा भैया
हमने सब्र कर लिया है, हमने माफ कर दिया है, बड़प्पन है हमारा। जब नहीं साथ दोगे तो आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए यही बोलेगा। अगर साथ खड़े हो तो जैसे लोधी खड़े हैं साथ में। मजाल है बीजेपी की जो ब्रजभूषण राजपूत को छू के दिखाए। मैं दावे से कह रहा हूं कि छू के दिखाओ ब्रजभूषण को। हिम्मत नहीं है बीजेपी की। या फिर कोई अगर आप खड़े होते स्वतंत्र देव के साथ तो आज इनकी ये हालत नहीं होती। बीजेपी के खिलाफ किसी ने कुछ बोला? ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा आप क्या दिखा रहे थे? के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है? नहीं, मैं एक बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर दिखा रहा था ब्रजेश जी, जो शायद आपको दिख रही होगी। नेताजी और कल्याण सिंह जी एक ही मंच पे बैठे हुए थे। ये वो समय का दौर था जब भारतीय जनता पार्टी अपने स्तंभ मानने वाले बतौर संजय चौधरी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने वाले, जब उनको पार्टी में जा रहे थे रोका नहीं किसी ने, तब कहाँ चला गया था? अरे सर, मैंने खुद अपनी आंखों से, तब मैं रिपोर्टर था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने अपनी आंखों से कल्याण सिंह के घर में मुलायम सिंह जी को आते और खुली मीटिंग करते देखा है। सर बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने आज की परिचर्चा में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और अपना अपना पक्ष क्लियर किया। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कानपुर के उस बिगड़ैल शराबी रईसजादे की पूरी करतूत और किस तरह से कानपुर की पुलिस उसको बचाने के लिए पूरे सिस्टम को ताक पर रख दी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद